एक रिएक्शन की थी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इसके अंदर हमने ये कहा था कि अगर हम कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसको रिएक्ट कराते हैं KOH अल्कोहलिक के साथ, तो अपने को एक एल्कीन मिलता है ना। जैसे मान लो हमने लिया CH3CH2Cl, अगर इसको हम रिएक्ट कराएं KOH अल्कोहलिक के साथ, तो यहां से Cl बाहर चला जाता है, यहां से H बाहर चला जाता है। ये किया था। प्लस बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वाटर एंड KCl। कोई डाउट इसके अंदर? एक क्वेश्चन है साक्षी इसमें छोटा सा, वो पिछली बार रह गया था। अरेंज द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स। अरेंज फॉलोइंग alkyl halides in increasing order of tendency to show dehydrohalogenation। dehydrohalogenation कि हमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करानी है तो हमें एक ऑर्डर में अरेंज करना है इन सबको। अल्काइल हैलाइड्स हैं तुम्हारे पास CH3CH2Cl, एक बार फ्लोरीन है, एक बार क्लोरीन है, एक बार ब्रोमीन है बेसिकली। बताओगे साक्षी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन जल्दी रिएक्शन शो करेगा? सर ब्रोमीन। ब्रोमीन क्यों माने? ब्रोमीन क्यों? सर ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। नहीं, नहीं सर, वो मोस्ट है, रिएक्टिव फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन। वो ऑर्डर कुछ और है, वो हैलोजिनेशन का ऑर्डर है, ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है। फ्लोरीन सबसे कम होगा। फ्लोरीन सबसे कम होगा और उसके सबसे ज्यादा कौन सा होगा? देखो बच्चे, इस रिएक्शन में बेसिकली हैलोजन को हमें बाहर निकालना है, तो जितनी जल्दी हैलोजन बाहर आएगा उतना अच्छा है, उतनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं, इन दिस रिएक्शन वी हैव टू रिमूव हैलोजन। In this reaction, we have to remove halogen. Easily halogen is removed if easily halogen is removed, more will be the reactivity of alkyl halide.
more will be the reactivity of alkyl halide. जितनी जल्दी हैलोजन बाहर आएगा उतना अच्छा है अपने लिए. तो जब हम नीचे जा रहे हैं, जब हम यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, नीचे आते आते हो क्या रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है. बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है तो बॉन्ड बिकम्स वीक. तो जल्दी टूट जाएगा. इजीली ब्रेकेबल. बॉन्ड वीक होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, मतलब इजीली ब्रेकेबल. तो आयोडाइड सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा क्योंकि उसका बॉन्ड सबसे वीक है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, एंड फ्लोराइड्स विल बी लीस्ट रिएक्टिव. क्लियर या नहीं? मान्या, साक्षी, क्लियर? सर लास्ट पार्ट बता देंगे प्लीज. बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर हमें हैलाइड को बाहर निकालना है, हैलोजन को बाहर निकालना है. जितनी जल्दी हैलोजन बाहर निकलेगा उतना अच्छा है. क्लोरीन का साइज छोटा सा है तो बॉन्ड छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा हो जाता है तो बॉन्ड बड़ा हो जाता है, ब्रोमीन का साइज और बड़ा हो जाता है तो और बॉन्ड बड़ा हो जाता है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है तो बॉन्ड सबसे बड़ा है. जितना लंबा बॉन्ड उतना इजिली टूट जाएगा. तो आयोडीन को बाहर निकालना बहुत आसान है, तो इसलिए वो सबसे जल्दी रिएक्ट करता है. क्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, छोटा सा बॉन्ड है. ठीक है, ठीक है सर. करें नोट. Arrange these compounds in decreasing order of their reactivity towards dehydrohalogenation. अब हैलोजन सेम है, तीनों में ही क्लोरीन है, तो अब कैसे करें? साक्षी, क्या लगता है कैसे करना चाहिए? मान्या, तुम्हारे हिसाब से? सर पता नहीं. चल देते. अगर कभी भी हैलोजन सेम होता है तो प्रोडक्ट बना लो, प्रोडक्ट बना के प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करो. बेसिकली वो रिएक्शन ज्यादा तेजी से चलेगी जिसमें प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनेगा. इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? इसके अंदर ये प्रोडक्ट बनेगा. इसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, जबकि इसके अंदर 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं. तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखें तो जब हम इधर को जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है. तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड सेम है, इफ हैलोजन इज सेम, check the stability of product. अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन ज्यादा जल्दी हो रही होगी, क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल है तो जल्दी जल्दी बन रहा होगा. इफ हैलोजन इज सेम, check the stability of product. More is the stability of alkene. More will be the rate of reaction. तो सबसे जल्दी ये शो करेगा, तो 1 डिग्री सबसे लेट रिएक्शन शो करता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री. क्लियर? गुड आउट.
समझ आया या नहीं? यस सर। स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक किया, लास्ट क्वेश्चन में भी हम वो नहीं कर सकते थे। नहीं, उसके अंदर रिएक्टेंट ही डिफरेंट है। नहीं, उसके अंदर रिएक्टेंट, उसमें एल्कीन सेम बनेगा, एल्कीन तो सेम ही बनेगा, ऊपर से रिएक्टेंट भी डिफरेंट है, आयोडीन जल्दी टूट जाएगा। तो दो चीजें हैं ना, एक तो देखो हमें पहले बॉन्ड तोड़ना है, हैलोजन का बॉन्ड तोड़ना है। अगर हैलोजन का बॉन्ड तोड़ने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है तो फिर हम एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। पहला मेन काम तो बॉन्ड तोड़ना है ना। अगर बॉन्ड तोड़ते वक्त ही ज्यादा एनर्जी लग गई तो वो स्पीड स्लो हो जाएगी, अगर बॉन्ड तोड़ते हुए कम एनर्जी लगेगी तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था कि बॉन्ड तोड़ने वाला प्रोसेस तो सेम एनर्जी लग रहा था, क्योंकि सब में कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ही तोड़ना है। तो अगर आपको इनिशियली जो बॉन्ड तोड़ना है उसमें सेम एनर्जी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। ये भी चलो बॉन्ड तो टूट जाएगा, लेकिन जिसका प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा वो जल्दी जल्दी हो रही होगी रिएक्शन। और पिछले क्वेश्चन में वैसे भी प्रोडक्ट सब में सेम ही बनना था, इथीन। हाँ, अगर प्रोडक्ट डिफरेंट भी बन रहा होता तब भी, अगर आपका हैलोजन डिफरेंट है तो पहले हैलोजन वाला केस लगाना है, अगर हैलोजन डिफरेंट नहीं है तभी आप एल्कीन की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्लियर? यस सर। करो। Find the products above reactions. नेमिंग गलत कर दी। देखो बच्चे, डबल बॉन्ड आएगा ऊपर वाली तरफ, क्योंकि कॉन्जुगेटेड डाइन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होता है। यही किया था हमने लास्ट क्लास साक्षी, ऐसा कुछ शायद। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी ताकि दोनों डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल जाए, छोटा नंबर मिल जाए। तो आएगा 5 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1,3 डाइन एंड नीचे वाले में कहाँ आएगा डबल बॉन्ड?
1,1 dimethyl. दोबारा करो। नहीं, अब तो बिल्कुल ही गलत हो गया साक्षी। नेमिंग दोबारा करो। स्ट्रक्चर भेजना, मुझे फोटो भेजना साक्षी, क्या बनाया, डबल बॉन्ड किधर को बनाया, स्ट्रक्चर की फोटो भेजना। तो मेरे पास फोन नहीं है, मैंने डबल बॉन्ड राइट साइड बनाया। इधर बनाया? यस सर। नहीं बच्चे, इधर नहीं बनेगा, इधर बनेगा। कॉन्जुगेटेड डाई ना, रेजोनेंस आ जाएगी। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दिस विल बी मोर स्टेबल। जो तुमने बनाया उसमें तो रेजोनेंस नहीं है ना, हमने तो स्टेबिलिटी चेक करनी है कि एल्कीन ज्यादा स्टेबल बने। अल्फा हाइड्रोजन तो बात की बात है, हमने स्टेबिलिटी देखनी है। अगर रेजोनेंस आ जाती है दैट इज मोर स्टेबल। यहाँ पे भी तो हमने ऐसे ही किया था ना कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस। नहीं साक्षी? साक्षी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। नहीं समझ आया? सर इसमें मैंने 2 डिग्री कार्बन से किया था लास्ट वाले में। बच्चे देखो, दो पॉसिबिलिटीज है ना। जैसे ऊपर ऊपर वाला कैसे किया था ये बताओ चलो। पहले ऊपर वाला समझ लिया, ऊपर वाला कैसे किया था। सर सीएल के साइड में 2 डिग्री कार्बन है। क्या है, क्या है, कैसा कार्बन है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री भी तो है। यहां से क्यों नहीं हाइड्रोजन बाहर निकाला? चलो कंसेप्ट समझते हैं छोटा सा दोबारा से। देखो बच्चे, हैलोजन इस कार्बन से लगा है, जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उसको हम अल्फा बोलते थे, उसके साइड वाले कार्बन को हम बीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 बीटा कार्बन हैं और दोनों पे ही हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटीज थी। एक तो जो हमने स्क्रीन पे शो किया हुआ है, एंड द सेकंड वन ये वाला। यही तो एल्कीन्स बनते हैं। हमने इसको मेजर क्यों माना? बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये रेजोनेंस में है। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्लियर ये या नहीं? अल्फा हाइड्रोजन बाद में आता है, अगर रेजोनेंस लग जाती है तो वो ज्यादा स्टेबल है। रेजोनेंस कह लो या कॉन्जुगेटेड कह लो, यहां वो रेजोनेंस मिसिंग है। डबल बॉन्ड तो है, सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन डबल बॉन्ड बाद में नहीं है, तो यहाँ रेजोनेंस मिसिंग है। ये पॉइंट क्लियर या नहीं? यस सर। अब सेम काम हम नीचे वाले में करेंगे। जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसके 2 पड़ोसी हैं, एक ये है बीटा और एक ये है बीटा, और दोनों पे ही हाइड्रोजन्स हैं। दोनों पे हाइड्रोजन्स हैं, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। अगर अल्फा हाइड्रोजन पहले चेक करोगे तो गलत हो जाएगा। पहले ये चेक, हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे था, पहले रेजोनेंस देखते हैं ना। तो इसमें रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। रेजोनेंस है तो दिस विल बी मोर स्टेबल। तो ये मेजर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे या नहीं? मान्य तुम्हें क्लियर? Yes, sir.
इसमें हमने अल्फा हाइड्रोजन में लिखा था कि ज्यादा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। वो तब है बच्चे, देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं उसको समझने के लिए भी। मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेम कर लेते हैं। मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर ऐसा दिया होता, ठीक है, और ये हमें रिएक्ट कराया होता केवल अल्कोहलिक से। अगर हम इसको केवल अल्कोहलिक से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज फिर से अराइज होती कि एक तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 की डबल बॉन्ड इधर को आ जाए, एंड पॉसिबिलिटी नंबर 2 की डबल बॉन्ड दूसरी तरफ को जाए। अब जब हम स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं तो स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हुए हमने ये पढ़ा है कि सबसे पहले ये चेक करो कि कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं है। तो यहाँ पे एरोमेटिक का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। एरोमेटिक के बाद हम रेजोनेंस देखते हैं या मीजोमेरिक कह सकते हैं, एरोमेटिक कह लो, मीजोमेरिक कह लो। उसके बाद हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, एंड उसके बाद हम इंडक्टिव देखते हैं ना। यही हमारा सीक्वेंस होता है किसी भी कंपाउंड का स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। जीओसी में ऐसे ही लिखा था, याद है ये साक्षी? अब यहाँ पे कोई एरोमेटिक नहीं था कंपाउंड, कोई रेजोनेंस नहीं लगेगी, क्लियरली दिख रहा है। तब मैंने मतलब जो सीबीएसई वाइज अगर हम क्वेश्चन देखें वहां पे मेरे ख्याल से मैंने तभी केस रह गया, तभी मैंने आज डिस्कस किया इसे। वहां पे हमने बाकी सब एक्सेप्शंस कर ली थी, लेकिन हमारे जितने भी एल्कीन्स थे उसका स्टेबिलिटी कंपैरिजन हाइपर कॉन्जुगेशन से ही हो रहा था। क्यों? क्योंकि और कोई पैरामीटर लग ही नहीं रहा था। रेजोनेंस या एरोमेटिसिटी तो थी ही नहीं वहां पे। रेजोनेंस या एरोमेटिसिटी ना होने के कारण हमने सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन्स चेक किए कि भाई इसके अंदर अल्फा कितने हैं, 2 यहाँ पे हैं, एक यहाँ है, देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। जबकि इसके अंदर अगर हम देखें तो ये डबल बॉन्ड है, तो 3 ऊपर, यहाँ 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, देयर आर 8 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो इसको हमने मोर स्टेबल बोल के मेजर बोल दिया। याद आया? ऐसे ही किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस डोमिनेट कर रही है जो हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले आती है। तो अगर आपके कंपाउंड में फाइनल स्ट्रक्चर में रेजोनेंस आ रही है तो वो डिसाइड करेगी कि कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? ये नोट कर ले। एक काम करो, पहले फिर तुम ये वाला क्वेश्चन नोट करो जो सिंपल वाला है, ठीक है, एंड उसके नीचे फिर ये पॉइंट नोट करना कि स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाय दीज फैक्टर्स सीक्वेंशियली। ठीक है, दीज फैक्टर्स सीक्वेंशियली, पहले इतना नोट करो। ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल, स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाय दीज फैक्टर्स, नो एरोमेटिक कैरेक्टर, नो रेजोनेंस, hence hyperconjugation decided the answer। फिर ऊपर वाला नोट करना, पहले नोट करो। मान्या तुम्हें क्लियर है? ये वाला टॉपिक कभी देखा नहीं है? पहले मान लो तुम्हारे पास कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, जैसे Cr2O7 होल चार्ज -2 कन्वर्टिंग इनटू Cr+3। मान लो ये कोई रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वही उसका एन फैक्टर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इज इक्वल टू एन फैक्टर। हमने इलेक्ट्रॉन्स निकालना तो सीखा था ना, जैसे यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, और यहाँ पे क्या है, +3। फिर हम एटम्स को बैलेंस करते थे,
कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी दो एटम्स की, एक की +6 है तो दो की कितनी हो जाएगी +12, एक की +3 है तो दो की कितनी हो जाएगी +6, कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन 6 का, तो ये n फैक्टर कितना आता है इस रिएक्शन का 6। ये चीज याद है मान्य कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते थे। Yes, sir. अब यही काम हमने बस इस मॉलिक्यूल में करना है। तुम्हारे पास है नाइट्रोबेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट किया गया है एनालीन में। इलेक्ट्रॉन्स बताओगे कितने का चेंज आया। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया। साक्षी तुम बताओगी। साक्षी Sir, क्या कर दिया 6. 6 बस। Oh, अच्छा समझ गया सर। बेसिकली साक्षी देखो हमने यहाँ पे कैसे निकाला है, नाइट्रोजन के आसपास एक कार्बन है, स्ट्रक्चर वाइज निकाल लो ना, जब स्ट्रक्चर दिया हुआ है और दो ऑक्सीजन लगे हैं, ठीक है। तो जब हम ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो +2 चार्ज आएगा, जब हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो फिर से +2 चार्ज आ जाएगा। अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन वाला बॉन्ड होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 आएगा, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा +3। ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा +3। ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर वाइज कर लिया करो, ज्यादा आसानी से हो जाता है। जबकि इस वाला कंपाउंड जो दूसरा कंपाउंड दिया है उसमें नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन लगा है एंड दो हाइड्रोजन लगे, तो जब आप कार्बन वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो उससे चार्ज आएगा -1। अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज आएगा -3 अगेन। ओवरऑल चार्ज कितना आएगा -3, तो +3 से -3 कितने इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स तो ऑलरेडी बैलेंस थे ना, एक एक नाइट्रोजन। क्लियर साक्षी तुम्हें समझ आया ये। सर ये जो आपने किया ये तो आ गया, बट क्वेश्चन में क्या पूछा था वो नहीं आया। क्वेश्चन में एन फैक्टर पूछा था बच्चे की, एक रिएक्शन है उसमें एन फैक्टर बताओ। एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं। ठीक, रिएक्शन तुम्हें दी हुई थी, तुम्हें कहा था कि नाइट्रोबेंजीन है और नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन का एन फैक्टर बताना था। अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन का एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दैट रिएक्शन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमने पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला +3, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला -3। एटम्स ऑलरेडी बैलेंस थे 1 नाइट्रोजन, तो हमने वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। नोट कर लो इसे, साक्षी तुम नोट करते चलो, माने तुम भी नोट करो। Yes, sir.
कर लिया नोट तुमों ने? Yes, sir. ये साक्षी अभी तुम्हें ये वाला इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं समझ आएगा, अभी के लिए याद करना तो कर लो, प्लस 2 में ऑर्गेनिक का कंपाउंड है ये हॉक्स। माना ये हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन में यूज किया तो है प्लस 2 में हॉक्स। हॉक्स क्या होता है? HO के साथ कोई हैलोजन। ठीक, अगर हम हॉक्स यूज करते हैं, हॉक्स के अंदर क्या होता है? OH-1 होता है और Cl प्लस में होता है बेसिकली। ये तुमने साक्षी नोट करना होगा तो नोट करना है ना, हॉक्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिएजेंट है बेसिकली, कंपाउंड नहीं है, रिएजेंट है, जैसे एसिड होते हैं एसिड बेसिस, ऐसे रिएजेंट्स हैं हॉक्स। हॉक्स के अंदर OH माइनस में होता है और X प्लस में होता है, ये याद करना पड़ेगा कि OH माइनस में होता है और X प्लस में होता है। तो HOCl तुम्हें दिया हुआ है तो उसमें OH-1 होगा और Cl की स्टेट क्या होगी? +1। अब यहाँ पे Cl की स्टेट क्या थी? +1। यहाँ पे क्या आ गई? -1। HClO3 में निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? +5। तो इसमें देखो क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन ही रिड्यूस हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर या नहीं? सर ये HClO3 वाला पार्ट समझा देंगे? HClO3 वाला देखो बच्चे, HClO3 के अंदर एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है और 3 ऑक्सीजन है, ओवरऑल चार्ज इज 0। अब यहाँ पे क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें निकालनी थी, हाइड्रोजन की कितनी होती है? +1। यस सर। तो क्लोरीन की निकालनी है तो लेट इट बी X, और ऑक्सीजन की हमें पता है -2। ऑन सॉल्विंग X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +5। ओके सर। ठीक है, HOCl में तुम्हें याद करना पड़ेगा कि ये हॉक्स है, हॉक्स के अंदर X की स्टेट होती है +1, मतलब क्लोरीन होगा +1। HCl में वो -1 में चला गया, तो +1 से -1 रिडक्शन, +1 से +5 ऑक्सीडेशन, तो क्लोरीन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब उन्होंने +2 का एक ऑर्गेनिक का कंपाउंड दिया जहां से तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, और कुछ। ओके सर। करो नोट करो। चलिए नोट, इसका बताएं आंसर। साक्षी तुम बताओ इसका आंसर, मान्या को तो डाउट ही है। Br3O8 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑप्शन देखिए तो मैच नहीं हो रहा। क्या चीज? सर वैसे तो Br का -1 होता है, तो इस हिसाब से तो 3/8 आएगा।
नहीं, ऑक्सीजन की पूछिए बच्चे। चलो पहले ब्रोमीन की बता दो। ब्रोमीन की -1। नहीं बच्चे, नहीं 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 नहीं। हैलोजन की -1 तभी होती है जब हैलोजन इज द साइड एटम, जैसे HCl, NaCl, उसी केसेस में हैलोजन की -1 होती है। अदरवाइज जब भी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड देते हैं ना, तो कभी भी उसको -1 मत लो। क्यों? क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकालनी थी पहले तो। खैर इसका स्ट्रक्चर बना लें तो ज्यादा आसान हो जाएगा काम। स्ट्रक्चर के बिना यहाँ पे आंसर्स मेरे हिसाब से मुश्किल है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 3x प्लस 8 ऑक्सीजन है तो 8 इंटू -2। 16/3। हाँ, तो x की वैल्यू आई यहाँ पे 16/3। तो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 16/3, लेकिन इसको निकालने के लिए हमने ऑक्सीजन की स्टेट कितनी यूज की? -2। क्लियर? तो तुमसे पूछा क्या था? ऑक्सीजन। मान्य मेरे ख्याल से तुमने यहाँ पे गलती ये की होगी, तुमने ब्रोमीन की निकाल के दे दी होगी, लेकिन क्वेश्चन में ऑक्सीजन पूछा था, तो ऑक्सीजन -2 में होता है। सर क्लियर? समझ गया। हाँ जी सर। ठीक है, तुमने 16/3 गलती से टिक कर दिया होगा, क्योंकि ब्रोमीन की जनरली पूछी जाती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन चेंज कर दिया ना। साक्षी, यस तुम्हें सर। क्लियर? 16/3 और ऑक्सीजन -2। सर ये शायद हमने कर रखा है, मुझे याद आ गया। अच्छा, ठीक। हाँ, मेरे ख्याल एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट में कहीं किया हुआ, और इसका स्ट्रक्चर भी बनाया था हमने, एवरेज बनाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बताएं साक्षी, तुम्हारी बारी। नॉट करेक्टली मैच्ड, केमिकल बॉन्डिंग है थोड़ा सा, लेकिन अगर याद हो तो आंसर करोगी। सी पार्ट। ठीक है, देखो मान्या, जब भी हम ओवरलैपिंग करते हैं, प्लस के सामने अगर प्लस है तब हम उसको ओवरलैप मानते हैं, पॉजिटिव ओवरलैप, अच्छा ओवरलैप। पॉजिटिव के साथ में कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसको हम नेगेटिव ओवरलैप बोलते हैं। पॉजिटिव के सामने ऑपोजिट साइंस हो तो नेगेटिव ओवरलैप। ठीक, अब जब हम s और p का ओवरलैप करते हैं तब तो वो ऐसे बोलता है, p ऑर्बिटल ऐसे आता है और s ऑर्बिटल ऐसे आता है, तब ओवरलैपिंग होती है। अगर आप इस डायरेक्शन में ओवरलैप कराएंगे तब तो ओवरलैप होता ही नहीं है। ये तो हमने नोट्स में यस। लिखा हुआ है शायद। हाँ सर। तो ये तो जीरो ओवरलैप होता है, ये होता है जीरो ओवरलैप, ओवरलैप होता ही नहीं है। ये गलत था, नॉट करेक्टली मैच। ये जीरो ओवरलैप एकदम सही है, क्योंकि हमने कहा था कि दोनों सेम डायरेक्शन होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये भी मैंने तुम्हें लिखवाया था नोट्स के अंदर, तो ये एकदम सही दिया हुआ है जीरो ओवरलैप। तुमसे पूछा था कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, आंसर इज सी। ओके सर। ठीक है मैंने, और कोई डाउट? नहीं सर। ठीक, ऑर्गेनिक पे वापस आते हैं। सर तो मैं एक बार वो हाइड्रोकार्बन रिवाइज करके फिर रिकॉर्डिंग देख लूंगी। हाँ मतलब देखो, मेरे हिसाब से सीक्वेंस में चलो, ऑर्गेनिक ऐसे बीच बीच में से करोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। जो मैंने रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में बनाई है उसमें सीक्वेंस में लेक्चर नंबर लिखा हुआ है 1 2 3, उस हिसाब से उसको फॉलो करो। ओके सर। ठीक, अगर डाउट्स हो तो इंस्टीट्यूट में बायो की क्लास में अगर आते हो तो मेरे पास मिल जाएगा, तो मालूम है डाउट्स ले लिया करो। अच्छा ठीक है सर। थैंक यू सर। चलो आगे करते हैं। साक्षी, प्रिपरेशंस खत्म है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज से ही शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी, केमिकल एक आधी की थी, तो शुरू वहीं से शुरू करते हैं।
एंड कल की क्लास भी थोड़ा जल्दी रखेंगे। वैसे तो कल का कुछ नहीं पता, मुझे भी मेरी तबीयत ठीक से नहीं लग रही। अगर ठीक हुई तो 8 बजे रखेंगे कल क्लास, ठीक है। अगर उससे जल्दी करनी है, उससे जल्दी 8 बजे रखेंगे। चलो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। इसके अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। अच्छा पहले ये बताओ साक्षी, एल्कीन्स कैसी रिएक्शंस शो करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रिएक्शंस तो शो होंगी, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन? एल्कीन्स कैसी रिएक्शन शो करना पसंद करेंगे, आइदर एडिशन और सब्स्टिट्यूशन? एल्कीन्स कैसे होते थे साक्षी? सैचुरेटेड। एल्केन्स कैसे होते थे? सैचुरेटेड, मतलब ओनली सिग्मा। तो इसीलिए वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते थे। कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन जो एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड होते हैं तो इसके अंदर पाई बॉन्ड्स होते हैं, और जब भी किसी कंपाउंड में पाई बॉन्ड होता है तो वो कैसी रिएक्शन शो करता है? एडिशन रिएक्शन। तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकती हो कि एल्कीन्स बीइंग अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स show addition reactions। ये हमने किया था, ये नहीं किया था ना? एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। बेसिकली होता क्या है, अगर आपके पास कभी कोई एल्कीन है और उसको हम AB से रिएक्ट कराएं, तो जब हम AB से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, एक साइड पे A लग जाता है एंड दूसरी साइड पे B लग जाता है। एडिशन रिएक्शन यही तो होती है। तो एडिशन रिएक्शन वही होती है जहां पे आपके पास पाई बॉन्ड्स होते हैं। पाई बॉन्ड्स एल्कीन्स के अंदर होते हैं, तो एल्कीन्स कैसी रिएक्शन शो करते हैं? एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। साक्षी, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बेसिकली अगर हम थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग पे दोबारा से ध्यान दें, तो पाई बॉन्ड हमारा बनता था ऐसे साइड वाइज ओवरलैप से। सिग्मा बॉन्ड तो बनता था हेड ऑन ओवरलैप से, लेकिन जो हमारा पाई बॉन्ड बनता था वो बनता था साइड वाइज ओवरलैप से। और साइड वाइज ओवरलैप में हम ऐसे ऐसे कुछ एरोज बनाते थे, तो फिर हम इसको कहते थे दिस इज अवर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको हम कहते थे कि ये हमारी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। दिस इज अवर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब अगर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो क्या इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अप्रोच कर सकता है, अटैक कर सकता है? नो सर। सेम चार्जेस है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है।
इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन रिच को रिपेल करेगा, तो ये अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल इसके आसपास बड़ी आराम से आके रिएक्शन शो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि जो एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स हैव पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, which repel the nucleophiles, ठीक है, बट इलेक्ट्रोफाइल्स being electron deficient are attracted towards this electron, are attracted towards this electron cloud। तो बेसिकली सबसे पहले हमने कहा कि एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में से इलेक्ट्रोफाइल ही है जो बेंजीन पे आके अप्रोच, एल्कीन पे आके अप्रोच कर सकता है। तो ओवरऑल अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करें तो एल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कौन अप्रोच कर रहा था? इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन कैसी हो रही थी? एडिशन। तो ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, शॉर्ट में कैपिटल ए सबस्क्रिप्ट ई, AE रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्लियर या नहीं? Yes, sir. नोट करो साक्षी। रिएक्शन शुरू करते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो पहली रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स with HX, with halogen acids, या हाइड्रोजन हैलाइड्स भी कह सकते हैं। प्यार से HX, where X is any halogen, X is any halogen, जैसे HCl, HBr, HI, इस तरीके से। तो बेसिकली अगर हम जनरलाइज करें चीजों को, अगर अपने पास कोई भी एक एल्कीन है और हम उसको रिएक्ट करा रहे हैं किसी भी HX के साथ, जैसे HCl, तो HCl के अंदर दो हिस्से हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है क्लोरीन। तो अभी अभी हमने यही पढ़ा कि एल्कीन्स कैसी रिएक्शन शो करते हैं? एडिशन। और एडिशन में क्या होता है? डबल बॉन्ड टूट के क्या आ जाता है? सिंगल बॉन्ड। एक साइड पे H लगा देना है और एक कार्बन पे क्या लगा देना है? Cl। कुछ इस तरीके की रिएक्शंस हो रही हैं। तो बेसिकली इसका करना कैसे है वो समझो। देखो, अगर हम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दो हैं इसमें तरीके, ठीक है। एक तो है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि भाई आपने कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में। ठीक, मोर स्टेबल कार्बन पे आपको हेलोजन लगाना है और लेस स्टेबल कार्बन पे हाइड्रोजन लगाना है। तो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इजी है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड दे दिया जाए, CH3
CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री है, ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाला इज मोर स्टेबल। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराता हूं तो आपको ज्यादा स्टेबल वाले कार्बन के साथ Cl लगाना है और कम स्टेबल वाले के साथ हाइड्रोजन लगा के काम खत्म कर देना है। कोई डाउट? नो सर। तो इसमें एक रूल आता है अपने पास। अच्छा साक्षी, ये वाला कार्बन इसकी डिग्री ज्यादा है डिग्री ज्यादा है तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज मोर अल्काइलेटेड, ज्यादा कार्बन है इसके आसपास। इस कार्बन की डिग्री कम है तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि दिस कार्बन इज लेस अल्काइलेटेड। कोई डाउट? नो सर। और जो ज्यादा अल्काइलेटेड है, अगर कार्बन ज्यादा है तो हाइड्रोजन कम होंगे। सिमिलरली अगर कार्बन कम है तो हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो हमने बेसिकली नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से लगाया है जिसकी डिग्री ज्यादा है। डिग्री ज्यादा है मतलब जो ज्यादा अल्काइलेटेड है। तो सीबीएसई में एक रूल आता है, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं मार्कोनिकॉफ। बेसिकली वी की जगह डबल एफ, मार्कोनिकॉफ भी कह सकते हैं, मार्कोनिकॉफ भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ये क्या कहता है, अब हमने एल्कीन्स में हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, तो ये रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे ही लगता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक addition reactions of alkene, negative part of attacking reagent is attached with the carbon which is more alkylated, या फिर हम कह सकते हैं लेस हाइड्रोजनेटेड। रूल क्लियर है या नहीं? नेगेटिव पार्ट क्या है था यहाँ पे Cl माइनस, तो नेगेटिव पार्ट मतलब Cl माइनस इस रिएक्शन के अंदर वहां लगता है, उस कार्बन के साथ लगता है जो ज्यादा अल्काइलेटेड कार्बन होता है या कहीं लेस हाइड्रोजनेटेड होता है। तो सीबीएसई के हिसाब से सिंपल सा काम करना है, डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करते सिंगल बॉन्ड में, मोर स्टेबल पे हैलोजन लगाएं एंड लेस स्टेबल पे हाइड्रोजन लगाएं। तो ये रिएक्शन फॉलो करती है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल को हम शॉर्ट में एमआर लिखते हैं। कोई डाउट? नो सर। पहले ये नोट करो, फिर असली में समझते हैं कि हो क्या रहा है। मैकेनिज्म तुम्हारे सीबीएसई सिलेबस में है, ठीक है, तो मैकेनिज्म अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है।
मैकेनिज्म समझने के लिए हम एक बेसिक सी रिएक्शन लिख लेते हैं, सिंपल वाली रिएक्शन लेते हैं ताकि मैकेनिज्म बहुत इजीली समझ आए। हम फिर से एक एल्कीन ले लेते हैं, इथीन सबसे छोटा एल्कीन, एंड इसकी रिएक्शन कराते हैं हम HCl के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन HCl से कराएंगे तो हमें पता है कि डबल बॉन्ड टूट के क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, एंड एक कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा एंड दूसरे पे Cl लग जाएगा। तो रिएक्शन तो यही होनी है। अब इसका मैकेनिज्म समझो। देखो फर्स्ट स्टेप में तो बहुत सिंपल सा है कि अपने पास HCl है, HCl के अंदर दो हिस्से हैं, एक H प्लस है और एक Cl माइनस है। अगर हम H प्लस की बात करें तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड अगर हम Cl माइनस की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन रिच। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये कहा था कि एल्कीन्स पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने के कारण कभी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज उसको अप्रोच नहीं कर सकते, हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज अप्रोच करेंगे। तो इसके साथ रिएक्शन तो H प्लस ही करेगा, ये तो बहुत क्लियर है। और इस पे क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसको तुम ऐसे ऐसे शो कर सकते हो, नहीं करना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो बेसिकली होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई बॉन्ड। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जाते हैं H प्लस। कहने का मतलब क्या है, H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पड़े थे, तो हम डबल बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डोनेट कर देते हैं किसको, H प्लस। और जब भी हम डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो H प्लस को देते हैं या डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन H प्लस को देते हैं, तो होता क्या है, डबल बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन तो हमने किसको दे दिए, H को। डबल बॉन्ड टूट जाता है, एक साइड पे H लग जाता है और एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली अगर हम देखें तो H प्लस के अंदर है क्या, एक H है और एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो दो हिस्से कर दिए हमने इसके, एक जगह H लगा दिया और दूसरी जगह पॉजिटिव चार्ज। क्लियर या नहीं? बट Cl तो CH2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। हाँ, अभी यहाँ तो ये पहले ये बनता है जो एक कार्बोकटायन है, तो इस रिएक्शन में क्या बना, एक कार्बोकटायन बना एज अ इंटरमीडिएट। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको CH3 लिख लेता हूं। अब यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, Cl। Cl के पास इलेक्ट्रॉन पड़े थे, तो Cl अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देता है। कहने का मतलब ये है उससे जाके बॉन्डिंग कर लेता है, तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर या नहीं? यस सर। तो पहले मैकेनिज्म लिख लो, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कुछ पॉइंट्स हमें समझ में है। मैकेनिज्म देखो पहले, सिंपल सा मैकेनिज्म है कि H प्लस और Cl माइनस मिलता है, H प्लस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो बस ये स्टेप थोड़ा ध्यान रखना है कि जो H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, एल्कीन के पाई बॉन्ड में। तो एल्कीन का पाई बॉन्ड हम डोनेट कर देते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर देते हैं, पाई बॉन्ड नहीं कह सकते, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम डोनेट कर देते हैं किसको, H प्लस को, जिससे एक साइड पे H लग जाता है और दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक साइड H दूसरी साइड पॉजिटिव। तो एक कार्बोकटायन मिलता है, फिर उस कार्बोकटायन को इलेक्ट्रॉन देता है हैलाइड आयन, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स।
तो देखो, अब बेसिकली अगर हम ये वाला एल्कीन लेते हैं और इसको हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हुआ क्या होगा, इनिशियली डबल बॉन्ड टूट गया होगा, या इनिशियली डबल बॉन्ड ने रिएक्शन की होगी किसके साथ, H+ के साथ। तो हमने डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दे दी होगी, H+ को डोनेट कर दी होगी। अब मैंने कि तुम्हें क्या बताया कि डबल बॉन्ड जब H+ को डोनेट किया जाएगा तो एक जगह H लगेगा, एक जगह पॉजिटिव चार्ज। तो किधर H लगाएं, किधर पॉजिटिव चार्ज लगाएं, वहां तो दोनों साइड सेम था। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज अराइज हो जाएंगी कि या तो पॉजिटिव इधर लगा दो, H इधर लगा दो, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या अराइज हो जाएगी कि भाई H इधर लगा दो और पॉजिटिव चार्ज इधर लगा दो। दोनों पॉसिबिलिटीज अराइज हो रही हैं, और नहीं कह सकते, दोनों बनते भी हैं। लेकिन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? साक्षी, ज्यादा स्टेबल कौन है? फर्स्ट। ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। और हमेशा अब यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो हमें मेजर प्रोडक्ट बना के देता है। बेसिकली मार्कोनिकॉफ रूल यही कहता है कि जो स्टेबल इंटरमीडिएट है वो मेजर प्रोडक्ट बना के देगा। उसकी डेफिनेशन मतलब अगर डिटेल में पढ़ी जाए, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा है वो काफी अधूरा है। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन के ऊपर Cl- अटैक करता है, कोई डाउट? तो नो सर। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म्स मेजर प्रोडक्ट। तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म्स मेजर प्रोडक्ट, सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, कि जब हम H+ ऐड करते हैं तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, हमेशा हो सकता है 2 से ज्यादा हो, ठीक, लेकिन हमने ज्यादा स्टेबल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाना है जिससे एक स्टेबल इंटरमीडिएट जनरेट होगा। तुमने करना क्या है, डबल बॉन्ड तोड़ना है बेसिकली। अब हम रिएक्शन का एक पाथवे बनाते हैं कि हमने कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर हम इस पाथवे को फॉलो करेंगे तो हमेशा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें कोई एल्कीन दे रखा होगा, तुमने सबसे पहले H+ से रिएक्शन करानी है। जब तुम H+ से रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें मोर स्टेबल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाना है और लेस स्टेबल कार्बन पे हाइड्रोजन लगाना है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बन गया तो रीअरेंजमेंट भी चेक करनी पड़ेगी। चेक रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट याद है साक्षी? यस। हमने यही कहा था कि जहां जहां कार्बोकेटाइन बनता है वहां रीअरेंजमेंट चेक करनी पड़ेगी। तो अगर हम मेंस में भी इस तरीके का सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सीबीएसई लेवल पे ये रूल बहुत अच्छा काम करता है कि स्टेबल वाले पे हाइड्रोजन लगा दो, लेस स्टेबल वाले पे हाइड्रोजन लगा दो, बात खत्म। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें डबल बॉन्ड तोड़ना है, डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड बना दो, ज्यादा स्टेबल वाले कार्बन पे पॉजिटिव लगाओ, लेस स्टेबल वाले पे हाइड्रोजन लगाओ, फिर उसकी रीअरेंजमेंट चेक करो। रीअरेंजमेंट के बाद मेक फाइनल कार्बोकेटाइन, अगर रीअरेंजमेंट हो रही है मेक फाइनल कार्बोकेटाइन, देन रिमूव पॉजिटिव चार्ज
and attach halogen. Clear? Good out. सर रीअरेंजमेंट के केस में जो प्लस वाला साइन होता था जो कार्बन उसके साइड वाला ज्यादा स्टेबल होता था, बट इसमें तो C+ वाला ही मोर स्टेबल है। देखो कहने का मतलब क्या है, कि मान लो ऐसा एल्कीन अपने को दे दिया और तुम्हें कहा जाए कि भाई इसको HCl से रिएक्ट करो, तो तुमने देखा कि एल्कीन है और HCl से रिएक्शन है, तो पहले ये देखो कि ये ज्यादा स्टेबल है डबल बॉन्ड वाले में से ही, ये 2 डिग्री था ये 1 डिग्री था, तो डबल बॉन्ड को तोड़ दो, कन्वर्ट अ डबल बॉन्ड टू अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ज्यादा स्टेबल वाले पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जाए, कम स्टेबल वाले पे हाइड्रोजन लगा दिया जाए। अब हमने देखा कि भाई ये अपना कार्बोकेटाइन बन गया 2 डिग्री, लेकिन इसका पड़ोसी तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि साइड वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल है, तो हमें इसको रीअरेंज करना होगा। तो सबसे छोटा ग्रुप, तीनों ग्रुप सेम ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तीनों ग्रुप सेम है, तो किसी एक ग्रुप को हम पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, किसी एक ग्रुप को हम क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज कर लिया करेंगे। हमने ये कहा था सबसे छोटे ग्रुप को एक्सचेंज करना है, यहाँ पे सबसे छोटा तीनों सेम ही है, तो पॉजिटिव मैंने लगा दिया यहाँ पे, और पॉजिटिव की जगह हमने लगा दिया है CH3, और यहाँ पे एक CH3 पहले ही था। कोई डाउट? नो सर। अब यहाँ पे जाके क्या लगाना हुआ करेगा, Ca, पॉजिटिव हटा के, क्योंकि अब ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, तो ये बनेगा अपना फाइनल प्रोडक्ट। कोई डाउट क्लियर या नहीं? यस सर। तो ये नोट करो पहले, क्वेश्चन की तरह नोट करो कि होता क्या है, या पहले एक काम करो, सुनो 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 सुनो, पहले ये नोट करो, ये चीज, ये बेसिक चीज है जो हमें फॉलो करनी है इस रिएक्शन में। पहले से इससे सारे CBSE के क्वेश्चन, सारे मेंस के क्वेश्चन सब हो जाते हैं अगर तुम इसको फॉलो। जो सीक्वेंस बता रहा हूँ बस पहले इसको नोट करना, फिर पिछला क्वेश्चन नोट करना, फिर ये वाला करेंगे रीअरेंजमेंट का। इनके प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ठीक है।
3 रिएक्शंस, तीनों का प्रोडक्ट्स करेक्ट। ट्राई करो। तो दोनों डबल बॉन्ड सेम है साक्षी, तो डबल बॉन्ड दोनों में से किसी एक को तोड़ देते हैं, है ना। दोनों डबल बॉन्ड अपने पास सेम है, तो हम किसी एक डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं। एज्यूमिंग मैं ये फर्स्ट वाला ही डबल बॉन्ड तोड़ देता हूँ एंड ज्यादा स्टेबल वाले पे हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, लेस स्टेबल वाले पे हमने यहाँ CH2 था तो यहाँ CH3 कर देते हैं। ठीक, उसके बाद बाकी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। अब देखो साक्षी, ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल है, अलाइलिक, इसके आसपास तो और कोई स्टेबिलिटी ऑर्डर में आता ही नहीं है ना। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या है कि बस ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो हम क्या करते हैं, यहीं पे Cl लगा देते हैं। ये केस CBSE में कभी नहीं आ सकता, ये सिर्फ कंपटीशन वाले थे। CBSE सिर्फ फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट पार्ट, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में तो आ ही सकते हैं ना। तो बेसिकली हमने सबसे पहले यहाँ H लगाया, फिर यहाँ पे क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। या और कोई पॉसिबिलिटी है साक्षी, कोई और प्रोडक्ट बन सकता है इसमें? क्या और कोई पॉसिबिलिटी है कुछ नया प्रोडक्ट बनाने की? रेजोनेंस। ये भी तो हो सकता था कि रेजोनेंस हो जाए यहाँ। रेजोनेंस अगर हो जाती है तो हम क्या करते थे, रेजोनेंस में सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड्स द सिंगल। अब यहाँ पे अगर हम Cl लगाते हैं तो एक नया प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। ये नया प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि इसका नाम बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, अगर हम ऊपर वाले का नाम लिखें तो वो कुछ और है, साफ साफ पता चल रहा है, 3 क्लोरो ब्यूट 1 एंड ये है 1 क्लोरो ब्यूट 2। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। अब मैंने ये वाला क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एक नया टॉपिक मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ जो मेंस में बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन एडवांस वगैरह में यूज होता रहता है। लेकिन फिर भी समझ, इजी है टॉपिक, कोई मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे जो हमने हाइड्रोजन लगाया और क्लोरीन लगाया, वो पड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे लगाया। एक हाइड्रोजन लगाया और उसके साथ वाले कार्बन पे ही क्लोरीन लगा दिया, तो इसको हम बोलते हैं 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन अटैच्ड ऑन
एडजेसेंट कार्बन्स, ठीक है। लेकिन अगर हम इस वाले की बात करें, हाइड्रोजन अगर हमने नंबर 1 पे लगाया तो क्लोरीन कौन से कार्बन पे लगाया? नंबर 4 पे। यार नंबरिंग ऐसे कर लो 1 2 3, ये और मतलब नॉमेनक्लेचर वाली नंबरिंग नहीं है, वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। कि अगर हम हाइड्रो एक ग्रुप इधर लगा रहे हैं और एक ग्रुप इधर लगा रहे हैं, तो एक ग्रुप अगर नंबर 1 है तो दूसरा ग्रुप नंबर 4 पे आएगा, तो इसको हम बोलते हैं 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ये क्लियर या नहीं? सर ये तो हर क्वेश्चन के लिए अलग ही होगा नंबरिंग। नंबरिंग अलग होगी, हाँ नंबरिंग हमेशा अलग होगी, लेकिन कहने का मतलब क्या है बेसिकली, जैसे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से है बेसिकली। अगर हम ये लेते हैं, ये एल्कीन लेते हैं, तब भी इसमें दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, या तो यहाँ पे Cl लग जाए, यहाँ H लग जाए। यहाँ खैर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, दो से भी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग लेवल बॉन्ड है। खैर अगर समझना ही है तो समझ तो सकती है, तुम नंबरिंग वाला पॉइंट समझो इससे बस। एंड खैर वैसे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आर देयर। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है यहाँ पे, जो हम 1,4 में कर रहे थे कि H यहाँ लगा दें, Cl यहाँ लगा दें। तो जो 1,4 है वो हम इसके हिसाब से देख रहे हैं कि एक यहाँ लगा है हाइड्रोजन, एक क्लोरीन यहाँ, तो 1,2 नॉमेनक्लेचर वाली नंबरिंग के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। अब एक हाइड्रोजन यहाँ लगा है और एक ग्रुप यहाँ लगा है, तो इनके बीच में कितने कार्बन है? ये नंबर 1 है तो ये नंबर 4 है, इस तरीके से। नहीं समझ आया साक्षी? ठीक है सर, आ गया। ठीक है, मतलब जो हम नंबरिंग 1,2 या 1,4 कह रहे हैं वो नॉमेनक्लेचर वाली नंबरिंग नहीं है, वो नंबरिंग है कि दो ग्रुप्स कौन कौन से कार्बन पे लगे हैं। अब जो 1,2 वाला प्रोडक्ट है, 1,2 एडिशन जो प्रोडक्ट है, इसको हम बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। एंड ये फेवर करता है लो टेम्परेचर पे, फेवर्स एट लो टेम्परेचर। मतलब अगर क्वेश्चन में लो टेम्परेचर मेंशन किया हो तो ये मेजर हो जाएगा, फेवर्स का मतलब ये मेजर बन जाता है। और जो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है, इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और ये फेवर करता है हाई टेम्परेचर। क्लियर या नहीं? यस सर। नोट करो पहले।
लिख लो, if nothing is mentioned, then 1,4 product is major. 1,4 addition product is major. या फेवर्ड। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया कभी रिएक्शन के अंदर कि टेम्परेचर क्या है क्या नहीं, तो 1,4 वाला हमेशा मेजर रहेगा। ठीक साक्षी? यस सर। अब आगे करते हैं, एक रिएक्शन छोटी सी रहती है इसी टॉपिक पे, वो देख लेते हैं। हेडिंग डालो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन, या इसको हम प्यार से बोलते हैं खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम से खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट बेसिकली ये क्या कहता है कि इफ alkene is treated with HBr, अगर हम एल्कीन को रिएक्ट कराएं किसके साथ? HBr के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक, या और कोई पेरोक्साइड भी हो सकता है। If alkene is treated with HBr in presence of peroxide, anti-Markovnikov addition takes place. Anti-Markovnikov addition takes place. Leading to the formation of major product. क्लियर या नहीं? बेसिकली ये कहता क्या है कि भाई अगर आप एल्कीन लेते हो, ठीक, अगर हम सिर्फ HBr ऐड करते साक्षी तो क्या होता? स्टेबल वाले पे Br लगता, लेस स्टेबल वाले पे H लगता है ना? तो स्टेबल वाले पे हम Br लगाते और कम स्टेबल वाले पे हम H जोड़ देते, जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हुई है। ठीक है, लेकिन अगर हम HBr ही ऐड करें लेकिन साथ में पेरोक्साइड डाल दें, HBr तो है ही, साथ में हमने डाल दिया पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड डालते ही काम उल्टा हो जाता है। ज्यादा स्टेबल वाले पे अब H लगता है, कम स्टेबल वाले पे Br लगता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। पहले बोल रहे थे मार्कोनिकॉफ एडिशन, अब क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। बेसिकली इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं। ओनली ऑब्जर्व्ड
इन केस ऑफ HBr विद peroxide, HCl, HI वगैरह में नहीं होता है। सिर्फ तभी देखने को मिलता है जब HBr और peroxide दोनों हो। HCl, HI वगैरह में काम नहीं करता है। अब इसमें करना क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है सिंगल बॉन्ड में और उल्टा काम करना है। मोर स्टेबल कार्बन पे क्या लगाना है, H, और लेस स्टेबल कार्बन पे हैलोजन। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। क्लियर? कोई डाउट? Yes. करो नोट। बाकी अगली क्लास में देखेंगे। तो देखो मैकेनिज्म लिख लो इसका। मैकेनिज्म समझने के लिए अगेन हम एक छोटी सी रिएक्शन ले लेते हैं। अगर हम इसके अंदर HBr ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, तो हमने प्रोडक्ट क्या बनाया कि ज्यादा स्टेबल वाले पे H लगाना है और कम स्टेबल वाले पे Br लगाना है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट स्टेप में हमने ले लिया peroxide, जैसे हाइड्रोजन peroxide। हाइड्रोजन peroxide की होती है होमोलिटिक क्लीवेज, सेम एटम्स के बीच बॉन्ड है तो इसकी हो जाती है होमोलिटिक क्लीवेज। और होमोलिटिक क्लीवेज करते ही हमें मिलता है दो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स। ये क्लियर? पहला स्टेप। Yes. So, अभी जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स हैं ये अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं तो ये HBr में से H को बाहर निकालना है। बेसिकली ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स अनस्टेबल थे तो ये HBr में से H को उठा लाए और Br के ऊपर रेडिकल बन गया। ठीक, HBr में से H को बाहर निकाल लाए और जो रेडिकल बन गया वो किसके ऊपर बन गया, Br के ऊपर। फिर Br क्या कहता है कि मैं एल्कीन से रिएक्ट कर लेता हूँ, Br चला जाता है एल्कीन के साथ रिएक्ट करने। अब इसको थोड़ा सा समझो, एल्कीन की अगर हम होमोलिटिक क्लीवेज कर दें, इस स्टेप को थोड़ा सा इन डिटेल समझते हैं। अगर हम इसकी होमोलिटिक क्लीवेज कर दें तो अपने पास मिलेगा CH3, CH रेडिकल, CH2 रेडिकल। अब अगर ये Br के साथ रिएक्ट करेगा तो दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं। कौन कौन सी साक्षी? क्या क्या पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकती हैं? देखो, जो Br है या तो वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, कहने का मतलब ये है कि या तो Br बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ और रेडिकल रह जाएगा इस पे। देखो, Br ने एक बॉन्ड बनाना है, इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाना है, आपस में बॉन्डिंग कर ले, रेडिकल यहां रह जाए। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई Br लगे दूसरे वाले पे, Br लगे दूसरे वाले पे और रेडिकल यहीं रह जाए। ये चीज समझ आई?
या नहीं? Yes, sir. दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है साक्षी? ये 1 डिग्री रेडिकल है और ये 2 डिग्री रेडिकल है। 2 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। कोई डाउट? No, sir. अभी जो 2 डिग्री रेडिकल बना ये ज्यादा स्टेबल था, तो ये आगे रिएक्शन शो कर देगा। अभी HBr में से H को बाहर निकालना है। तो ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? HBr के साथ, और HBr में से H को बाहर निकाल के अपने साथ जोड़ देगा। और Br रेडिकल बचेगा। अब ये Br रेडिकल दोबारा से स्टेप नंबर 3 रिपीट करवा देगा। बेसिकली Br रेडिकल फिर से एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये रिपीट होता जाएगा। कोई डाउट? सर आपने लास्ट टाइम क्या बोला है? देखो, हमारे पास ये रेडिकल बना था 2 डिग्री जो ज्यादा स्टेबल था। ये HBr में से H को निकाल के ले आया, यहाँ H लग गया और Br के ऊपर रेडिकल जनरेट हो गया। अभी Br रेडिकल दोबारा से किसके साथ रिएक्ट करेगा? एल्कीन के साथ। फिर से ये रेडिकल बन जाएगा, फिर वो HBr से रिएक्ट करेगा। मतलब ये स्टेप रिपीट होते जाएंगे। 3 और 4 स्टेप क्या होते जाएंगे? रिपीट होते जाएंगे जब तक सारा का सारा रिएक्टेंट खत्म ना हो जाए। क्लियर? इसका पर प्रोडक्ट तो यही बनेगा। हाँ, प्रोडक्ट यही बनेगा। क्लियर या नहीं? Yes, sir. नोट करने से